क्या कर सकते हैं। फिलहाल एक इंडिविजुअल की 1.5 लाख तक की आय पर किसी प्रकार का कोई कर नहीं लगता है। क्या ये जो छूट है, जो एग्जेम्पशन लिमिट है, इसमें इजाफा होने जा रहा है? होगा तो कितना होगा? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स को फिर से बढ़ावा दिया जा सकता है? सेक्शन 80C में क्या होने वाला है? आखिर आप पर किसका किस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा और क्या करेंगे वित्त मंत्री, जानते हैं इस रिपोर्ट में। मंदी से जूझ रही अर्थव्यवस्था को 3 राहत पैकेज देने के ऐलान के बाद बजट के जरिए सरकार चौथा राहत पैकेज देने के मूड में नजर आ रही है। आम आदमी ऐसे में टैक्स में बड़ी राहत की उम्मीद कर रहा है। जानकारों के मुताबिक रियल एस्टेट क्षेत्र में जान डालने और करदाताओं को राहत देने के लिए अपने मकान के लिए बैंकों से ऋण लेने वाले लोगों को राहत मिल सकती है। 1.5 लाख तक के ब्याज की छूट सीमा को बढ़ाया जा सकता है। 80C की मौजूदा 1 लाख की सीमा को बढ़ाने पर भी विचार विमर्श चल रहा है। बुनियादी ढांचे में आने वाले दिनों में बड़े निवेश की जरूरत को देखते हुए खास योजना का ऐलान भी हो सकता है। सरकार की कोशिश लंबी अवधि के निवेश को बढ़ावा देने की रह सकती है। लाइफ इंश्योरेंस और पेंशन, और हमने ये भी कहा 5 साल से कंपलसरी लॉक इन हो, उस पर एक अलग स्लॉट दे देंगे। वहीं सरकार स्वास्थ्य बीमा को बढ़ावा देने के लिए भी कदम उठा सकती है। फिलहाल सेक्शन 80D के तहत व्यक्तिगत करदाता को स्वास्थ्य बीमा पर खुद के लिए अधिकतम 15,000 रुपए और माता पिता के बीमा के लिए भी 15,000 की छूट मिलती है। वहीं वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये सीमा 20,000 है। इनमें बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। हेल्थ इंश्योरेंस की जो नीड्स हैं बढ़ती जा रही हैं और छोटी सी बीमारी भी जो है वो कई लाख खर्च करा देती है। तो अभी जो प्लान्स अवेलेबल हैं उसमें काफी कम एक कवर मिलता है। तो वहाँ पे लोगों को एक शिकायत है या उम्मीद है कि वो थोड़ी लिमिट बढ़ाई जाए अगर, तो लोग अपने को अच्छे से कवर कर पाएंगे। कुल मिलाकर सरकार जहां आम आदमी को राहत देने की कोशिश करेगी, वहीं बजट के जरिए सरकार का जोर टैक्स बेस को बढ़ाने पर भी होगा, क्योंकि देश में फिलहाल 3 से 4 करोड़ लोग ही इनकम टैक्स देते हैं। समय के लिए सौरभ मनचंदा। आदमी का सबसे अवसर किसी जगह जिसको वो काफी बारीकी से देखता है, वो शायद लगता है टैक्स प्रपोजल्स ही हैं कि उसमें किस प्रकार से बदलाव होने वाला है। ये बताएं मेहरा साहब, बात तो हो रही है कि एग्जेम्पशन लिमिट में इजाफा हो, पर पिछली बार चिदम्बरम साहब ने 4,000 कम से कम और अधिकतम 44,000 की सभी को राहत दी थी। क्या वित्त मंत्री इस बार इस राहत को और बढ़ाने से कुछ और बड़ा बन रहे हो सकती है? अगर आप पूरे बजट का प्रारूप तो वित्त मंत्री के लिए इस बार जितना बड़ा फिजिकल डेफिसिट है उसके अंदर बहुत ज्यादा कंसेशन देना मेरे हिसाब से उनके लिए पॉसिबल नहीं है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आम आदमी उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। दूसरी तरफ उनको आम आदमी के लिए जो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है जिससे उसका इनकम बढ़े, उसके लिए भी उनके पास में बहुत ज्यादा टैक्स लगाने की भी पॉसिबिलिटी नहीं है। ये स्क्रीन पर इस समय आप देख सकते हैं किस प्रकार से फिलहाल जो टैक्स ढांचा वो है। 1.5 लाख तक की आय पर किसी प्रकार का आपको कोई कर नहीं लगता है। 1.5 से 3 लाख तक 10% टैक्स लगता है। 3 से 5 लाख की बात करें उस पर 20% टैक्स रहता है और उसके ऊपर 30% रहता है। तो मेहरा साहब बता रहे थे कि जो वित्तीय घाटा है वो इतना बड़ा हुआ है कि उन पर काफी दबाव रहने वाला है और जो हेडरूम है वो काफी कम है। क्योंकि जैसे आपने अभी बोला कि यूपीए गवर्नमेंट को जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है या जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए, जैसे उन्होंने बोला भाई सेक्टर स्पेसिफिक उनको बेनिफिट्स अनाउंस करने पड़ेंगे, उसके अंदर जो कलेक्शन आएगी मेरे ख्याल में वो या तो डिसइन्वेस्टमेंट से आ सकती है या फॉरेन इन्वेस्टमेंट से आ सकती है या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर आ सकती है और या 3G की ऑप्शन से आ सकती है। दीज आर द लिमिटेड रेवेन्यू स्ट्रीम विच आर अवेलेबल। अब इसके अंदर में प्रणव दा के पास में जो जैसे आपने बताया एग्जम्पशन लिमिट बढ़ाना, उससे कोई ज्यादा बहुत बड़ा टैक्स का नुकसान नहीं है। देयर विल बी सेंटिमेंटल अपलिफ्टमेंट विद काइंड ऑफ दीज काइंड ऑफ थिंग्स। आई थिंक दे आर गोइंग टू मेक अ मार्जिनल डिफरेंस एंड ही विल डू इट। जी, तो ऐसा हो सकता है। जिस प्रकार से जो उद्योग संगठन है वो भी जब वित्त मंत्री से मिले थे उन्होंने कहा आप एग्जेम्पशन लिमिट छूट में इजाफा कीजिए। इससे 2 चीजें होंगी, एक तो सेविंग बढ़ेगी, साथ साथ उसके साथ में बचत के साथ खपत कंजम्पशन भी बढ़ेगी। तो आपको लगता है कुछ एक आम आदमी के दबाव में राहत मिल सकती है? सर, ये जो फाइनेंस मिनिस्टर है, कोई भी फाइनेंस मिनिस्टर किसी भी गवर्नमेंट का है, वो उसका एक चैलेंज है उसको एक सुभाष भाई की फिल्म तरह बनाना है। उसमें एक्शन भी है, कॉमेडी भी है, रोमांस भी है, दरख्तों के आगे पीछे नाचना भी है और इसलिए, लेकिन सब चीजें तो संभव है नहीं, वो सुभाष भाई की फिल्म नहीं होता है। तो रियल लाइफ में आपको की चैलेंज जो है, सबसे बड़ा चैलेंज मेरी नजर में आज इस वित्त मंत्री के लिए है फिस्कल डेफिसिट। मतलब आप एक बोरोड लाइफ, आप फिस्कल डेफिसिट हमारे दर्शक के लिए लगता है कि बड़ा कठिन शब्द है, लेकिन अगर उसको हम सिंप्लीफाई करें, आपके घर का बजट, आप 100 रुपए कमा रहे हो 150 खर्च कर रहे हो, तो कैसे जिएंगे? तो वही सिचुएशन हमारे देश की है।
और इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो चाहते तो वो कि एग्जाम्पशन गिरा दे। मैनिफेस्टो में कहना और उसको एक्चुअली इंप्लीमेंट करना दो अलग अलग बातें हैं। सच्चाई हमारे इस देश की है कि वो हार्ड इकोनॉमिक डिसीजंस लेना वाकई राजनीति से प्रेरित होते हैं, लेकिन आज जो कॉल लेना पड़ेगा उसमें मुझे लगता है कि टैक्स बेस को वाइडन करना ज्यादा जरूरी है rather than exemptions को देना। हालांकि मैं मैं एज ए सैलरीड एम्प्लॉय और हमारे जैसे लाखों एम्प्लॉयज इस देश में चाहेंगे कि एग्जाम्पशंस मिले, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ही मार्जिनल एक रोल रहेगा इसमें, क्योंकि है जैसे मैं साहब ये बताइए, जो हम टैक्स बेस देखें, जो लोग आयकर देते हैं, जो इनकम टैक्स देते हैं, सिर्फ 3 से 4 करोड़ लोग ही देते हैं। इसको और बढ़ाया जाए और लोगों को इसके दायरे में लाया जाए, इस पर आपको लगता है सरकार का जोर होना चाहिए? ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जो हमारा दायरा है वो पॉलिटिकल रीजन की वजह से बहुत लिमिटेड रखा हुआ। आज आप एग्रीकल्चर पे टैक्स लगाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। वो पॉलिटिकल इतना रहता है, पॉलिटिकल इतना रहता है दबाव कि उसके अंदर आप टैक्स, आज देखिए कि आज जो टोटल कॉन्सेंट्रेशन है वो सबसे ज्यादा टैक्स की बात पड़ती है सैलरी ग्राम। आज ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो उसकी सैलरी में से टीडीएस कटता है उसको छोड़ दिया जाए और वो टीडीएस अपनी जो एक उसके हाथ में पैसा ज्यादा है, आज हाथ में पैसा ज्यादा आएगा तो वो टैक्स जो है साल के एंड में भी जमा करा। अच्छा, हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से ये हमारे ग्राफिक्स आ रहे हैं कि 80C की जो मौजूदा सीमा है, जैसे 1 लाख होता है, आप इसमें बेशक आप पीपीएफ में लगाएं, एनएससी में लगाएं, म्यूचुअल फंड की एलएसएस में लगाइए, सारी जो चाहे ट्यूशन फी हो, बाकी जो होम लोन का प्रिंसिपल अमाउंट, सब इसी में रहती हैं। इंडस्ट्री की एक मांग रही कि जो हमारा छोटी अवधि का निवेश है और जो लंबी अवधि का निवेश है उसमें डिफरेंशिएट किया जाए, उसमें बताया जाए कि अगर आप लंबी अवधि के लिए बना रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, तो आपको ज्यादा इंसेंटिव मिले। आपको लगता है उसके लिए थोड़ा बढ़ावा मिलना चाहिए? और क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स जो कुछ साल पहले रहते थे, जो बंद हो गए, उन पर जो टैक्स छूट थी, वो फिर से, क्या क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा चाहिए, वो फिर से रीइंट्रोड्यूस हो सकते हैं? देखिए, मैं आपके पॉइंट्स के अलावा एक और पॉइंट इसमें ऐड करना चाहूंगा जो मुझे लगता है कि एक ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो ब्लैक मनी को मॉप अप करने के लिए एक टैक्स वीआरएस जैसे हर बार आता है, अब काफी देर हो गई नहीं आया, और ये अगर स्कीम इस बार आती है तो गवर्नमेंट के पास में बहुत ज्यादा अमाउंट जो है वो आ सकता है। हम आपसे बातचीत आगे बढ़ाते हैं, पर ये देखिए, आप देख सकते हैं इस समय स्क्रीन पर प्रणब मुखर्जी साहब वित्त मंत्रालय से इस समय निकल रहे हैं और वो रुख करेंगे राष्ट्रपति भवन का। उसके बाद पार्लियामेंट का रुख भी करेंगे और 11 बजे बजट पेश होना है। और अभी फिलहाल आज सुबह पहले, आपने कुछ देर पहले जो विजुअल्स देखे थे, उस समय प्रणब मुखर्जी साहब अपने घर से निकले थे। फिलहाल अभी वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों और मिनिस्टर स्टेट फॉर फाइनेंस के साथ वो आ रहे हैं और ये आप देख रहे हैं जिस प्रकार से वो अपना ये ब्रीफकेस दिखा रहे हैं। बजट का हर कोई इंतजार कर रहा है। ये सभी वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ जो अधिकारी हैं उनके साथ मौजूद हैं और राष्ट्रपति भवन का प्रणब मुखर्जी साहब अब रुख करेंगे। वित्त मंत्री से काफी उम्मीदें हैं और जिस प्रकार से विजय मेहता साहब बता रहे थे कि टैक्स के मोर्चे पर किस प्रकार से दबाव है और क्या कुछ वो कर सकते हैं। मूलभूत ढांचे की आप बात कर रहे थे, इसमें वो इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स आपको लगता है? इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स इज वन ऑफ द थिंग्स, डेफिनेटली आ सकते हैं और जितनी लंबी समय की अवधि होगी उसके अंदर डेफिनेटली ये भी एक अच्छा पॉइंट है कि ये कंसिडर हो सकता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि एक तो जो वीआरएस स्कीम है उसके कारण मोबिलाइजेशन ऑफ फंड्स काफी ज्यादा बढ़ सकता है। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट, और जितना मैंने प्रणब दा को ऑब्जर्व किया है, इलेक्शन के पहले साल में बहुत ओवर पॉपुलिस्ट मेजर देने की ना तो आवश्यकता है और ना ही वो दे सकते हैं। व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज टू प्रेजेंट एन इंटेलिजेंट बजट, क्योंकि अगर आपने अपनी बेसिक हेल्थ ठीक कर ली तो फिर आपके ऊपर जो वायरल अटैक होता है या किसी भी तरीके की बीमारी होती है उसके चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं। मुझे लगता है कि अगर ये वाली एक्सरसाइज इस समय पूरी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने में लगाई जाए तो आप मेजर करके किसी के हाथ में कुछ हम आपसे बातचीत बढ़ाते हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि जो 1 रुपया खर्च होता है वो गरीब आदमी के पास जिसका बेनिफिट है उसके पास में 1 से 5 या 10 पैसे के बीच में। ये राजीव गांधी साहब ने भी एक बार कहा तो उसका फायदा क्या है? वो तो इंडायरेक्ट बात। जैसे मेहता साहब कह रहे हैं पॉपुलिस्ट की आवश्यकता नहीं, मॉन्टेक सिंह साहब ने भी कहा ये बगैर पॉपुलिस्ट नहीं, ये पॉपुलर रह सकता है। साथ ही अब जब यूपी सरकार की दूसरी पारी का पहला बजट है और जब पिछली पारी का जो आखिरी बजट था उसमें काफी राहत दी गई, उसके बाद चुनाव भी थे। अब चुनाव के बाद ये हमने देखा जिस प्रकार से उनको जनादेश मिला है, इस पहले बजट में आप क्या देख रहे हैं, क्या कर सकते हैं? अब 3 बारी वो पहले भी आम बजट पेश कर चुके हैं, उनका चौथा बजट है। तो प्रणब मुखर्जी साहब और चिदम्बरम साहब जिस प्रकार से उन्होंने जो किया, आप कैसे एनालाइज करते हैं, क्या होगा आम आदमी के लिए?
देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो प्रणब दा का बजट है, जो पहले वित्त मंत्री थे 82 से 84 में, तब कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल अलग था, पृष्ठभूमि बिल्कुल मुख्तलिफ थी। लेकिन आज जो सिचुएशन है उसमें प्रणब मुखर्जी को एक मजबूरी है, जो ये कह रहे हैं कि शायद पहले साल में नहीं रह सकते, नहीं रहना चाहिए, लेकिन जिस तरह का मैंडेट इनको मिला है, अनफॉर्चुनेटली उस मैंडेट से एक सैंक्शन मिल गया कि पॉपुलिस्ट होने में ही शायद हिंदुस्तान का वोटर उस पॉलिटिकल पार्टी को रिकग्नाइज करता है। अगर हार्ड इकोनॉमिक डिसीजंस ले जाए उस हिसाब से स्टिमुलस पैकेज इस तरह से देना न यूएस में न यहाँ पे बहुत वाजिब है, लेकिन जिस तरह का मैंडेट है उसमें मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये होगा कि हम पॉपुलर भी रहे और पॉपुलिस्ट भी रहे। चलिए, हम आपसे बातचीत आगे बढ़ाएंगे। तो आपने देखा किस प्रकार से टैक्स के मोर्चे पर आपको छूट मिल सकती है। अब वक्त हो रहा है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जानना चाहेंगे कि आखिर उद्योग जगत क्या चाहता है वित्त मंत्री से। उन पर काफी दबाव रहा है, वो चाहते हैं जो फ्रिंज बेनिफिट टैक्स है उसको हटाया जाए, बाकी भी और तमाम मांगे हैं। एक ब्रेक के बाद आएंगे और उद्योग जगत की हम जानना चाहेंगे क्या प्रतिक्रिया और क्या चाहते हैं। और बजट पर चर्चा के लिए आइए एक बार फिर से चलते हैं अपने सहयोगी सौरभ के पास, जो कि फिक्की में मौजूद है। शुक्रिया मनोज। तो अभी हम जिस प्रकार से बातचीत कर रहे थे, एक आम आदमी क्या उम्मीद कर रहा है, वित्त मंत्री अपने पिटारे से क्या कुछ लेकर आ सकते हैं उसके लिए, इससे पहले कि हम बातचीत आगे बढ़ाएं, हम आपका ये परिचय कराते हैं। हमारे साथ एक और खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। केपीएमजी से नवीन अग्रवाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नवीन अग्रवाल साहब ईडी हैं केपीएमजी के। नवीन जी नमस्कार, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। आइए कि हम बातचीत आगे बढ़ाएं, उससे पहले एक नजर डालते हैं। आपने देखा कि आखिर एक आम आदमी क्या चाहता है, पर इंडस्ट्री की क्या विश लिस्ट है, उद्योग संगठनों की क्या मांग है, अब वो क्या चाहते हैं वित्त मंत्री करे। एफबीटी वो चाहते हैं इसको हटाया जाए, बाकी और क्या मांगे हैं आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। ग्लोबल मंदी का दबाव भारत पर भी देखा गया है, लेकिन इन दबावों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था साल 2008-2009 में 6.7% की दर से बढ़ने में कामयाब रही है। आईआईपी के साथ 6 कोर उद्योगों में भी सुधार हुआ है। वहीं सरकार अपनी ओर से अर्थव्यवस्था के लिए 3 राहत पैकेजों का ऐलान कर चुकी है, लेकिन उद्योग जगत प्रणब दा से इस मुश्किल वक्त में कुछ खासी उम्मीदें लगाए बैठा है। सीआईआई चाहता है कि बजट के जरिए निवेश को बढ़ावा मिले, वहीं विनिवेश के बीमार घोड़े को तेज रफ्तार से दौड़ाया जाए। कॉर्पोरेट टैक्स को सरल बनाने पर जोर हो, लेकिन ये सब करने के साथ बढ़ते वित्तीय घाटे पर भी काबू पाया जाए। वहीं सीआईआई आम आदमी के लिए आयकर में छूट में 50,000 रुपए का इजाफा भी चाहता है। इससे बचत और खपत बढ़ने की उम्मीद है। सीआईआई के बाद अब बात उद्योग संगठन फिक्की की। फिक्की चाहता है कि फ्रिंज बेनिफिट टैक्स खत्म किया जाए, कॉर्पोरेट टैक्स को 30% से नीचे लाया जाए, हाउसिंग क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कम लागत वाले घरों को सर्विस टैक्स के दायरे से बाहर रखा जाए, साथ ही सरकार हेल्थ और शिक्षा पर ज्यादा ध्यान दे। देखते हैं वित्त मंत्री उद्योग जगत की उम्मीदों पर कितने खरे उतरते हैं। वैसे अब इंतजार खत्म होने जा रहा है और प्रणब मुखर्जी का पिटारा जल्द खुलने वाला है। समय के लिए मनोज दीक्षित। तो कुछ ही देर में अब ये साफ हो जाएगा कि वित्त मंत्री क्या लेकर आए हैं इस बजट में। जैसे आपने देखा अभी कुछ ही देर पहले वित्त मंत्री नॉर्थ ब्लॉक से राष्ट्रपति भवन की तरफ रवाना हुए हैं। हम आइए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। नवीन जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से आपने देखा उद्योग संगठनों की क्या मांग है, क्या ये माना जाए जो फ्रिंज बेनिफिट टैक्स है, जिसको लेकर काफी हमने देखा है प्रतिक्रिया भी रही है कि इसको हटाया जाए, इस बजट में तो वो लग रहा है चला ही जाएगा, क्योंकि ये लगता है सिरदर्दी ज्यादा बन गई है और इससे कलेक्शन उस प्रकार से ऐसा कुछ नहीं, बट एक हेडेक बन गई है ये। नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि फ्रिंज बेनिफिट टैक्स कुछ सालों से आया हुआ है और इससे काफी कॉर्पोरेट्स को काफी एडमिनिस्ट्रेटिवली उनको काफी मिला है। जो रेट है फ्रिंज बेनिफिट टैक्स का, उससे जो कलेक्शन हो रही है वो सिर्फ 8,000 करोड़ के करीब है, लेकिन उसका एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट काफी ज्यादा है। तो इस तरह से ये टाइम है गवर्नमेंट को एक तरीके से फ्रिंज बेनिफिट टैक्स को अबॉलिश करने का। और क्योंकि ये इमीडिएट फ्यूचर में शायद ना हो पाए, तो इसलिए गवर्नमेंट कुछ स्टेप्स तो ले सकता है फ्रिंज बेनिफिट टैक्स को सिंप्लीफाई करने के लिए। तो अभी ये जैसे लागू होता है फ्रिंज बेनिफिट टैक्स, ये बिजनेस एक्सपेंडिचर पे होता है, तो कुछ तरीके के बिजनेस एक्सपेंडिचर हैं जहां पर ये फ्रिंज बेनिफिट टैक्स हटाया जा सकता है। या फिर आईटी कंपनीज काफी मांग ले रही हैं कि स्टॉक ऑप्शंस पे ये फ्रिंज बेनिफिट टैक्स लगाया गया है और ये पहले एम्प्लॉय टैक्स हुआ करता था और उसको शिफ्ट करके एम्प्लॉय टैक्स हो गया है, तो इसको वापस एम्प्लॉय टैक्स बनाया जाएगा। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अभी जो इकोनॉमिक सर्वे जो पेश हुआ, आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया, उनकी तरफ से सुझाव है कि जो सेस हैं, जो सरचार्जेस हैं, एसटीपी हो, कमोडिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स हो, इनको हटाया जाए। इनकम टैक्स कोड की बात हो रही है, आप इसको कैसे एनालाइज करते हैं?
नहीं, सही बात कही आपने कि कॉर्पोरेट टैक्स रेट जो है एक तरीके से तो इसमें काफी सारे टैक्सेस मिला के टैक्स रेट काफी बढ़ गया है। तो जो बेसिक कॉर्पोरेट टैक्स रेट तो 30% है, लेकिन अगर उसके साथ आप सरचार्ज और सेस मिला दिए तो वो 34% हो जाता है। और उसके बाद फ्रिंज बेनिफिट टैक्स है और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है, तो इफेक्टिव टैक्स रेट जो है कॉर्पोरेट्स का वो 40% से ऊपर हो जाता है। सो आई थिंक क्योंकि ये बजट सिर्फ 1 साल का नहीं है, बट इट इज ऑल्सो 5 साल के होराइजन से देखा जाए, तो आई थिंक देयर इज नीड टू ब्रिंग सिंप्लिसिटी। तो सिंप्लिसिटी लाई जाए टैक्स स्ट्रक्चर में, तो टैक्सेस को यूनिफॉर्म करा जाए, एक सिंगल टैक्स रेट दिया जाए। और इस वजह से आई थिंक देयर इज नीड टू कि सरचार्ज और सेस को हटाने का काफी वाजिब है। ये रेट को सिंप्लीफाई करना चाहिए और सिंगल रेट लाना चाहिए। जी नवीन जी, जैसे आपने कहा कि 5 वर्ष का एक होराइजन होना चाहिए, और आपको याद है एक वादा चले कमेटी थी जिसने टैक्स रिफॉर्म्स की बात की, और उसको कई हद तक इम्प्लीमेंट भी किया गया, लेकिन वो कस्टम और एक्साइज को लेकर था। पर्सनल टैक्सेशन को लेके क्या ये संभव है कि आज जो पहला बजट है सरकार का, UPA 2 जिसको हम कहते हैं, तो उसमें हम 5 साल का एक पर्सपेक्टिव दें कि इनकम टैक्स को, जो पर्सनल इनकम टैक्स है, 5 साल में ये हम अचीव करना चाहते हैं। भले इस साल बहुत ज्यादा नहीं कर सकते हैं, हेडवे नहीं है, जैसे अभी नाथा साहब ने हमारे से कहा कि रूल नहीं है करने का, लेकिन क्या ये संभव है, क्या ये कहीं हुआ है ऐसा कि किसी बजट में या किसी एक 5 साल का पर्सपेक्टिव इनकम टैक्स को लेकर दिया जाए? बिल्कुल, आई थिंक पर्सनल टैक्स में भी ऐसे एक शॉर्ट टर्म मेजर्स देखने चाहिए और लॉन्ग टर्म। अभी जो शॉर्ट टर्म डिमांड है आम आदमी की, वो है कि मेरी स्पेंड कंजम्पशन बढ़े और डिमांड बढ़े। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ स्टेप्स लिए जा सकते हैं इस बजट में, जैसे कि ATC की बात हो रही है, इन्वेस्टमेंट की जो बेनिफिट मिलता है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, प्रोविडेंट फंड, हाउसिंग लोन का, वो लिमिट काफी कम है, 1 लाख के करीब है। उस लिमिट को बढ़ाने की काफी उम्मीद है इस बजट में। दूसरी बात है कि हाउसिंग लोन, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल फॉर हाउसिंग लोन, जो कि सेक्शन 24 में उसका बेनिफिट मिलता है, वो करंटली 1.5 लाख रुपए है। जी हाँ, तो उसमें भी इजाफा हो सकता है। उसमें आई थिंक इजाफा होने की काफी उम्मीद है, और इंडस्ट्री आई थिंक एक्सपेक्ट कर रही है कि वो, क्योंकि हाउसिंग कॉस्ट इटसेल्फ कम से कम नहीं तो एक आम आदमी के लिए घर 30 से 35 लाख का होता है, उसमें अगर इंटरेस्ट देखा जाए तो 1.5 लाख रुपए काफी नहीं है उस बेनिफिट के लिए। चलिए, हम आपसे बातचीत आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे नवीन जी कह रहे हैं, कई साल पहले एक्चुअली इसको तय किया गया था, जो इंटरेस्ट पर जो डिडक्शन मिलती है वो 1.5 लाख की, उसको जिस प्रकार से कह रहे हैं बढ़ाया जा सकता है, ऐसी उम्मीद है। इससे एक आम आदमी को भी राहत मिलेगी और रियल एस्टेट क्षेत्र को भी राहत मिलने की उम्मीद है। साथ ही ATC में भी कुछ इजाफा हो सकता है, तो कहीं ना कहीं टैक्स के मोर्चे पर आपको राहत जरूर मिलेगी। तो आपने देखा आखिर क्या चाहते हैं मुंबई और पुणे के लोग, और साथ ही सुनी कुछ प्रतिक्रिया कुछ खास CEOs की। एक आम आदमी तो जनरली उसकी सबसे ज्यादा नजर तो लगता है टैक्स पर ही रहती है, और नवीन जी हमारे साथ मौजूद हैं। नवीन जी, आपने अभी जैसे जिक्र किया था ATC का, आपने साथ में ये भी जिक्र किया कि जो होम लोन पर जो इंटरेस्ट है उसमें कुछ बढ़ोतरी हो सकती है। आप ये बता सकें, क्या स्टैंडर्ड डिडक्शन रीइंट्रोड्यूस होगी? क्या जो मूलभूत ढांचे के लिए बॉन्ड्स हैं, क्या वो फिर आ सकते हैं? क्या मेडिक्लेम के लिए और बढ़ावा मिल सकता है TD के तहत, जो पिछली बारी पेरेंट्स को भी इंक्लूड किया गया था, क्या इसकी लिमिट और बढ़ सकती है? इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स, साथ ही ये जो 3 मुद्दे हैं, इनके बारे में आप हमें बताएं। नहीं, तीनों मुद्दे काफी जायज हैं, और उसमें मेडिकल का जो